दोस्तों नमस्कार। आज आर्थिक समीक्षा की चौथी क्लास है और इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिन्होंने भी नहीं देखी है वो आप मेरे जो है चैनल पे जाकर देख सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं, जिनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और आज हमारी जो चौथी क्लास है उसमें भी हम जो है निर्यात देखेंगे, निर्यात जो है वो देखेंगे और निर्यात से भी है काफी सारे जो है क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। चलो चलो शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो निर्यात जो है, निर्यात की हम बात कर लें। आर्थिक समीक्षा के दौरान ही जो है ये निर्यात वाले फैक्ट थे कि 2023-24 में राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। आरोही अवरोही में कंफ्यूज होना आपको, जैसे अवरोही एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, एक है आरोही। पहले अवरोही को देखो, कितने अक्षर है इसमें, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, तो 4 3 2 1 घटता हुआ क्रम। ये कितना है, आरोही। आरोही मतलब 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर है तो 3 के बाद 4 इसको मैक्सिमम मानना है ना, 4 को मैक्सिमम मानना है। तो 4 से अगर 4 अक्षर वाला आ रहा है तो 4 से नीचे चलेंगे तो मतलब घटता हुआ क्रम, और 4 से ऊपर चलना है तो मतलब 3 आ रहा है आरोही में, तो 3 के बाद 4 आता है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो है निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी राजस्थान से, वो है इंजीनियरिंग वस्तुएं। जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं वो 19.82% का है जिसका निर्यात किया जाता है, 19.82%। उसके बाद बात करें तो रत्नों एवं आभूषण की बात आती है। रत्नों और आभूषण 13.36%, 13.36% इसका क्या किया जाता है, रत्नों और आभूषण का निर्यात किया जाता है। आगे देखो 3 नंबर धातु, धातु का क्या है, 11.78% का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर से निर्यात की जाती है। कौन सी वस्तुएं, इंजीनियरिंग वस्तुएं। तो इंजीनियरिंग वस्तु, उसके बाद हम बात करें रत्न, ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो धातु, तो धातु 11.78%। फिर कपड़ा, कपड़े का नंबर कितने नंबर पे, 4 नंबर पर कपड़ा, और 5 नंबर पे हस्तशिल्प। तो यहां पर एक ऐसा बना लो कि इंजीनियरिंग वस्तु, रत्न वस्तु, धातु वस्तु, कपड़ा वस्तु और हस्तशिल्प वस्तु। तो ERDKH, ERDKH इंजीनियर, ऐसे याद करो, इंजीनियर दिनेश कुमार, ठीक है, इंजीनियर दिनेश कुमार, इंजीनियर DK। तो सबसे ज्यादा जो है जो निर्यात की जाती है राजस्थान से वो इंजीनियरिंग वस्तु, फिर रत्न एवं आभूषण। परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने एक क्रम याद रख दिया, इंजीनियर दिनेश, इंजीनियर दिनेश कुमार, इंजीनियर दिनेश कुमार, ऐसे ध्यान रख लेना। इंजीनियरिंग वस्तु है, रत्नाभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प। उसके बाद देखो ई श्रम पोर्टल, एक जो है पोर्टल है। ई श्रम पोर्टल से क्या मतलब है, ई श्रम पोर्टल है उसकी हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 26 अगस्त 2021 से हुई थी। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी और इसका जो उद्देश्य वो क्या है, असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए। असंगठित श्रमिक कौन से होते हैं, आपने देखा होगा, असंगठित श्रमिक से मतलब होता है जो आपके चौराहों पे जो खड़े रहते हैं ना, चौकटी, जिसे हम चौकटी कहते हैं, इनका कोई वो नहीं होता धनीधोरी, ये जो है डेली काम करो डेली खाओ के वाले बेसिस पे काम करते हैं। तो जो असंगठित हैं इनका क्या है, डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया था और 31 मार्च 2024 तक अब तक जो कुल पंजीकरण हो गए हैं इसमें वो हो गए हैं आपके 1,37,60,60,294 श्रमिक। ये डेटा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। 1,37,00,000, 1,37,00,000 ये ध्यान रखना, 1,37,00,000 पंजीकरण हो चुका है मजदूरों का। आगे देखो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है। इसमें क्या है कि बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसके अंदर युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें पुरुषों के लिए भत्ता है 4,000 रुपए प्रति माह। कितना भत्ता है, 4,000 रुपए प्रति माह। महिलाओं के लिए भत्ता है 4,500 रुपए प्रति माह, मतलब 500 रुपए अधिक है महिलाओं के लिए। और ट्रांसजेंडरों के लिए भी जो भत्ता है वो है 4,500 रुपए। तो पुरुषों के लिए 4,000, महिलाओं के लिए 4,500 और ट्रांसजेंडर जो है आपके उनके लिए भी 4,500 रुपए क्या है आपके भत्ता रखा गया है। और विशेष योग्यजन के लिए भी 4500। तो अधिकतम भत्ता कितना हो गया 4500 रुपए। पुरुषों के लिए सामान्य जो पुरुष है उनके लिए
4,000, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि पात्र जो भी पात्र हैं इसके अंदर, पात्र बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 साल या जब तक वह सुनियोजित नहीं हो जाते तब तक जो है इनको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता। तो ध्यान रखना अधिकतम कितना है, अधिकतम कितना है 2 साल, अधिकतम 2 साल के लिए इसमें बेरोजगारी भत्ता दिखता है। आपको दिख नहीं रहा, मेरी फोटो आ रही होगी, तो अधिकतम 2 साल, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। कम से कम 3 माह तक इनको क्या क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं हर कोई जो है आवेदन कर सकता है, इनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है इनको 4500 रुपये, ट्रेनिंग के बाद अगर कोई बेरोजगार रह जाते हैं तो 4500 रुपये या 4000 जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, भिन्न जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें जो है प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप जो है रजिस्ट्रेशन कराओ और घर बैठो और आपको भत्ता मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको ट्रेनिंग करनी होगी, ट्रेनिंग के बाद जो भी सरकारी डिपार्टमेंट जो भी आपको अलॉट होता है उसमें 4 घंटे आपको क्या करनी होगी, इंटर्नशिप करनी होगी, काम करना होगा वहां पे। ठीक है, आगे देखो ऊर्जा की हम बात कर लें तो ऊर्जा की हम बात करें तो मार्च 2024 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 24,783.64 मेगावाट हो गई है राजस्थान के अंदर। तो लगभग 24,500 मेगावाट, 24,500 मेगावाट क्या हो चुकी है, विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता हो चुकी है। इसमें से 2023-24 तक प्रसारण तंत्र में कितने सर्किट बन गए हैं, 473.689 सर्किट किलोमीटर में। ये किसमें, किलोमीटर में 473.689 किलोमीटर सर्किट बन चुके हैं। और ऊर्जा से संबंधित नई नीतियां बनाई जा रही है। उन नीतियों की हम बात करें तो एक तो है राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2023 और एक हाइड्रोजन नीति 2023। ये 2 नई नीतियां आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान में जो है ऊर्जा के लिए 2 नई नीतियां बनने वाली है, एक तो नवीनीकरण ऊर्जा नीति और एक जो है हाइड्रोजन नीति बनने वाली है। ठीक है, आगे सड़क एवं परिवहन से संबंधित जो है फैक्ट देख लेते हैं हम। सड़क व परिवहन से संबंधित जो फैक्ट है तो 1949 की हम बात करें, जब भारत आजाद हुआ था हमारा, तो 1949 में सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी थी, 13,553 किलोमीटर। ध्यान रखना 1949 की बात हो रही है, जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो सड़कों की लंबाई है वो है 13,553 किलोमीटर, इसकी क्या है, लंबाई है। और मार्च 2023 तक जो है अब इनकी सड़कों की लंबाई कितनी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 1949 में 13,000 थी और 13,000 से ये बढ़कर 3,01,810 किलोमीटर हो चुकी है। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, 13,000 से बढ़कर सीधा 3,01,810 किलोमीटर सड़कों की लंबाई हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 3,01,810 किलोमीटर। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो 13,000 किलोमीटर से 3,00,000 किलोमीटर जो है सड़कों की लंबाई हो चुकी है। राजस्थान में सड़क घनत्व की हम बात करें तो सड़क घनत्व प्रति 100 किलोमीटर पे निकाला गया है कि 100 किलोमीटर में कितनी सड़क जो है पक्की बनी हुई है। तो राज्य का सड़क घनत्व है वो है 88.18 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर में 88 किलोमीटर तक जो है रोड बनी हुई है राजस्थान के अंदर। जैसे घनत्व निकालते हैं ना, डेंसिटी जो वर्ग जो निकालते हैं हम, जनसंख्या घनत्व निकालते हैं, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। ठीक है, और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200, कितना है, 200। ठीक है, राज्य का सड़क घनत्व कितना है, 88.18 किलोमीटर। वहीं राष्ट्रीय सड़क घनत्व की हम बात करें तो 165.24 किलोमीटर कितना है, इसका राष्ट्रीय घनत्व है। मतलब 100 किलोमीटर पर 165 सड़क बनी हुई है, 165 किलोमीटर सड़क बनी हुई, मतलब जो घनत्व है वो ज्यादा है। मतलब क्या है, घनत्व है वो ज्यादा है, ध्यान रखना है ना। तो राष्ट्रीय घनत्व और राज्य घनत्व की बात करें तो राज्य घनत्व है 88 और राष्ट्रीय घनत्व है 165। ये तो कम है और ये है ज्यादा, 100 से ज्यादा है ना, ये 100 से कम है, ये 100 से ज्यादा है। इनोवेशन हब बन रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर, जो है अभी घोषणा हुई थी आर्थिक समीक्षा बजट के अंदर। तो इनोवेशन हब 100% इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो है 3 इनोवेशन हब बन रहे हैं, जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में। जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में 3 इनोवेशन हब बन रहे हैं।
आगे देखो आई स्टार्ट नेस्ट, आई स्टार्ट नेस्ट जो है ये कहाँ कहाँ पे खोले जा रहे हैं, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में और बीकानेर में। आई स्टार्ट नेक्स्ट जो है ये खोले जा रहे हैं और ये जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में और बीकानेर में खोले जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो आरकेट, आरकेट की हम बात करें तो राजस्थान सेंटर एडवांस, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकेट की हम बात करें, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो रोजगार और उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए, राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान करने व कौशल उन्नयन के लिए जो है ये आरकेट किया जा रहा है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जयपुर में। तो आरकेट जो है राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका जो है काम किया गया है और ये राजस्थान में रोजगार और उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए क्यों किया गया है संस्था का निर्माण, रोजगार और उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए तथा राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान करने, कौशल मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, कौशल प्रदान करने व कौशल उन्नयन करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय जो है जयपुर में, आरकेट का ध्यान रखना। जन सूचना पोर्टल की हम बात करें तो जन सूचना जो पोर्टल है ये जो है आपकी जन सूचना पोर्टल राज्य द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी सुलभ रूप से पारदर्शी तरीके से एक ही जगह पर उपलब्ध कराने हेतु जन सूचना पोर्टल लाया गया था। पिछली जो सरकार है उन्होंने राज्य द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है उनकी सुलभ जानकारी जनता तक पहुंच सके और पारदर्शी तरीके से ये जो है सूचना जनता तक पहुंचाने के लिए ये जो है जन सूचना पोर्टल बनाया गया था। इसमें योजनाओं की बात करें तो 344 योजनाओं की यहाँ पे जानकारी दी गई है। 344 योजना 117 विभागों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं ये और लगभग 729 बिंदुओं पर ये जानकारी यहाँ पर दी हुई है जन सूचना पोर्टल पर। आप गूगल पे डालोगे जन सूचना पोर्टल, गूगल पर जब जन सूचना पोर्टल डालेंगे तो इनकी ये जो योजनाएं हैं वो 344 योजनाओं की जानकारी इसमें दी हुई है। 117 विभागों की जो ये 344 योजना है उनकी ये जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आगे देखो राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना आपको मैं बता दूं कि आपको भामाशाह जो कार्ड है, भामाशाह कार्ड सुना होगा, उसको बंद करके पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने जन आधार कार्ड चलाया था। इसमें एक ही नंबर, एक कार्ड और एक पहचान की तर्ज पर ही चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ, जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ नगद हो या गैर नगद हो आसानी से जो है प्रार्थी तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। इसको जो है पारदर्शी बनाने के लिए ये योजना लाई गई थी। मतलब जनता को सरकार द्वारा जो भी योजनाओं का लाभ दिया जाता है उन योजनाओं का लाभ सीधा सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर किनको हो, जनता को हो। तो जनता को नगद हो चाहे गैर नगद हो ये जो है लाभ दिया जाता है और इसलिए जन आधार योजना लाई गई थी। मतलब जैसे आपका भामाशाह कार्ड था उस तरह से जन आधार कार्ड को अब सरकारी योजनाओं से लिंक कर दिया गया है और लिंक करने के बाद कोई भी जो है जानकारी हो, योजना हो, आपको सीधा आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से कहा जाता है। राजस्थान गजटियर ऐप, राजस्थान गजटियर ऐप की हम बात करें तो आम जनता के लिए राजपत्रिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है मोबाइल ऐप जो है गवर्नमेंट द्वारा राज गजटियर ऐप नाम से चलाया गया। राजपत्र मतलब जो भी गजट नोटिफिकेशन निकलते हैं गवर्नमेंट द्वारा तो एक जगह उपलब्ध हो जाएंगे, वो राज गजटियर ऐप पर मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कौन सा ऐप राजपत्रों के लिए निकाला गया। तो राजस्थान का राज गजटियर ऐप। आगे देखो ग्रामीण और शहरी विकास की हम बात करें तो शहरी जनसंख्या की हम बात कर लेते हैं तो 1961 की हम बात करें, फिर हम 2031 की हम बात करें और ये बीच में 2021 की बात करें तो भारत में जो है 17.97% 1961 में जो है क्या थे, शहर की जनसंख्या थी। लगभग 18% शहर की जनसंख्या हम मान सकते हैं, लगभग 18%। वहीं 2021 में जो है शहर की जनसंख्या लगभग 34% हम मान सकते हैं। और 2031 में जो ये अनुमान है 2031 की जो जनगणना होगी तब जो है ये जो है 37% के लगभग पहुंच जाएगा, 37.5%। तो 34%, 37.5% जो है इसमें शहर की जनसंख्या हो जाएगी। यह है भारत की बात।
अब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में है लगभग 16% जनसंख्या 1961 में। 2021 में जो है ये हो गई है 26% और 2031 में ये हो जाएगी लगभग 27.74%, लगभग 28% हम जो है कह सकते हैं इसको। तो ध्यान रखना कि 2031 तक 28% जनसंख्या राजस्थान की हो जाएगी शहरी, और शहरी जनसंख्या भारत की 2031 तक 37% हो जाएगी, 37.55। ये आंकड़े लिखे हुए इनको याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहीं से फिर हमको लगता है कि पेपर का लेवल क्या है, हार्ड है। पेपर का लेवल हार्ड नहीं होता, जहां से हम पढ़ रहे हैं ना उन चीजों को हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और हमारा जो है डेटा रह जाता है। देखो राजस्थान की हम बात करें तो सबसे शहरीकृत, सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या शहरों में कहाँ निवास करती है, कोटा में। सेकंड नंबर पर कौन सा है, जयपुर। पहले नंबर पर कोटा, सेकंड नंबर पर जयपुर और थर्ड नंबर पर अजमेर। ठीक है, और सबसे कम जहां पर शहरी जनसंख्या निवास करती है वो है पहले नंबर पर डूंगरपुर, फिर बाड़मेर और फिर बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर नीचे है आपके साउथ राजस्थान में, और बांसवाड़ा इधर आ गया, बाड़मेर इधर आ गया आपके पश्चिमी राजस्थान में, और बांसवाड़ा भी आपके डूंगरपुर के पास में ही है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या शहरों में कहाँ रहती है, कोटा में, जयपुर में और अजमेर में। ठीक है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पर्यटन नीति की हम बात करें तो वर्ष 2023 में 1807.52 लाख पर्यटक आए थे, जिसमें से स्वदेशी थे जो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के इंडिया के जो क्या थे पर्यटक थे जो राजस्थान में आए थे वो थे 1790.52 लाख पर्यटक, और विदेशी पर्यटक कितने थे, 17 लाख। ठीक है, शिक्षा की हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी, ये डेटा याद रखना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या 316 है, और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय है उनकी है 37 संख्या किसकी है, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो है कितनी है, 316। आगे देखो राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक की हम बात करें तो WPI होल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका जो आधार वर्ष है वो है 1999-2000। कितना है, 1999-2000। इंपॉर्टेंट आधार वर्ष पूछा जा सकता है कि जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है उसका जो सूचकांक का आधार वर्ष है वो कितना है, 1999-2000। थोक मूल्य सूचकांक की हम बात करें तो ये ऐसा सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार और लेन देनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। इसमें ये जो है मासिक आधार पर जारी होता है। इसमें जो कुल वस्तुएं हैं 154 जो है इसमें वस्तुओं को शामिल किया गया है। 154 वस्तुओं के आधार पर हम बात करें तो प्राथमिक वस्तुएं हैं 75 और विनिर्मित उत्पाद हैं 69 और ईंधन है 10। इस तरह से 154 वस्तुएं इसमें शामिल की गई है। तो 75, 69 और 10, 75, 69, 10, 75, 69, 10। तो प्राथमिक स्तर की वस्तुएं हैं वो कितनी है, 75। विनिर्मित वस्तु कितनी है, 69, और ईंधन वाली वस्तुएं कितनी है, 10। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है 1999-2000। इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है, 154। 154 कौन कौन सी, प्राथमिक 75, विनिर्मित 69 और आपके ईंधन वाली 10। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो थोक मूल्य सूचकांक क्या है, एक व्यापक रूप से मूल्य के उतार चढ़ाव को ये दर्शाता है। तो इसमें आधार वर्ष 2000, सन 2000 1999 वाला लिया हुआ है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। 2022 में सूचकांक था 385.83 और अभी कितना है 387.90, मतलब 0.54% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो WPI की हम बात करें इंडेक्स की, कितना है 387.90, मतलब कितने की वृद्धि हुई है, प्लस 0.54% की किसे हुई है, वृद्धि हुई है। अब बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की हम बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक तो हो गया WPI थोक मूल्य सूचकांक, और ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के मापन हेतु तैयार किया गया है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्या किया जाता है, क्रय किया जाता है।
मुद्रास्फीति के लिए सीपीआई अधिक महत्व है। जैसे महंगाई का मापन जब भी करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है उसका जो है अधिक महत्व इसमें रखा गया है कि उससे ही जो है एक्चुअल मुद्रास्फीति का पता चलता है, महंगाई का पता चलता है। मुद्रास्फीति तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुद्रास्फीति क्या होती है। महंगाई प्रति माह जारी किया जाता है, वो भी प्रति माह जारी किया जाता था, है ना। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये देखेंगे कि ये औद्योगिक श्रमिकों का जो सीपीआई है, इंडस्ट्रियल वर्कर का जो सीपीआई है, और कृषि श्रमिकों का जो सीपीआई है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई ग्रामीण श्रमिक मतलब रूरल लेबर की हम बात करें तो ये जो तीनों जो इंडेक्स हैं, ये जारी किए जाते हैं श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा। इसके द्वारा? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा। और जो ग्रामीण और शहरी संयुक्त रूप से जो सीपीआई है, रूरल और ग्रामीण और शहरी, रूरल और अर्बन, ये संयुक्त रूप से जो जारी किए जाते हैं वो एनएसओ दिल्ली के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि कौन सा जो सूचकांक है कौन जारी करता है। तो औद्योगिक श्रमिक हो, कृषि श्रमिक हो, या हम बात करें ग्रामीण श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, या फिर हम बात करें ग्रामीण श्रमिक, तो इनको जो है जारी करने का काम किसका है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ का। और जो संयुक्त रूप से जारी किए जाते हैं वो दिल्ली के एनएसओ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं। आधार वर्ष की हम बात करें तो आधार वर्ष देखो दोस्तों, औद्योगिक श्रमिकों का आधार वर्ष है 2020 तक तो 2001 था, और 2020 के बाद 2016 जो है इसका आधार वर्ष है। तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो 2016 है औद्योगिक श्रमिकों का। तो औद्योगिक श्रमिकों का जो आधार वर्ष है वो कौन सा है? 2016। अब एक क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर बताया था कि औद्योगिक श्रमिकों का जो जारी करने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है, वो है श्रम ब्यूरो, कौन सा? चंडीगढ़। ध्यान रखना, पूछा जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों का जो आधार वर्ष जारी किया जाता है, इसमें 3 शहरों के डाटा लिए जाते हैं राजस्थान के अंदर। पहले नंबर पे अलवर का डाटा लिया जाता है, भीलवाड़ा का लिया जाता है, और जयपुर का डाटा इसमें लिया जाता है। तो 3 शहर है, जयपुर का औद्योगिक क्षेत्र, भीलवाड़ा का और जयपुर का, और अलवर का भीलवाड़ा, जयपुर अलवर भीलवाड़ा, जयपुर अलवर भीलवाड़ा। ठीक है। कृषि श्रमिकों के लिए हम बात करें आधार वर्ष की, तो कृषि श्रमिकों का जो आधार वर्ष है वो है 1986-87। 1986-87 क्या है? आधार वर्ष है कृषि श्रमिकों का। वहीं सामान्य उपभोक्ता सूचकांक की हम बात करें तो इसका क्या है? 2012 वर्ष को क्या माना गया है? इसमें आधार वर्ष माना गया है सामान्य उपभोक्ता सूचकांक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है ये वाला सेक्शंस कंप्लीट हो गया है। आगे वाली क्लास में हम जो है कृषि और से संबंधित जो है चैप्टर को देखेंगे। तो बहुत अच्छी क्लासें रहने वाली है आपके लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।